बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो ज़ाया हो गई, उसमें कुछ भंड आ गया। तो ये रिड्यूस सिलेबस के आपके पास टॉपिक्स हैं, पहले तो इनको नोट कर लो अपने पास, ठीक है। आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, केस 1 है, केस 2 है, फ्रिक्शन है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम है। तो आज की वीडियो में हम इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन, ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ केस 1, केस 2 और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस कर लूँगा। अच्छा भाई, तो सर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या चीज़ होती है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है P = mv। यहाँ पे m हमारे पास मास होता है और v आपके पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। मास का यूनिट आपके पास किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है आपके पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट आपके पास हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी दूसरी यूनिट ये भी हो सकती है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दें सेकंड से, तो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, इंटू सेकंड आ जाएगा, और इसको आप कह सकते हैं न्यूटन। तो मोमेंटम की दूसरी यूनिट आपके पास न्यूटन सेकंड भी हो सकती है। सर ये तो थी न्यूटन मोमेंटम की यूनिट। और अब होता क्या, मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो मास है, जो कोई भी बॉडी जिसका मास है, अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। मोमेंटम को पी से इस वजह से डिनोट करते हैं, इसका पुराना परसिस्टेंस था, तो आज भी इसको मोमेंटम कहते हैं, लेकिन इसका पी से इसको डोनेशन भी की जाती है। तो ये तो थी हल्की सी मोमेंटम की डिस्कशन। अब आ जाए सर आपके पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप बहुत आसान सा टॉपिक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम इसका एक लाइट सा डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रिक्शन आपके पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल और एक होती है फ्लूइड। ये आपके कोर्स में नहीं है। ट्रांसलेशनल में दो होती हैं, एक आपके पास होती है एक डायनेमिक या फिर काइनेटिक और एक होती है स्टैटिक। और डायनेमिक में भी दो होती हैं, एक होती है स्लाइडिंग और एक होती है रोलिंग, ठीक है। अच्छा भाई, स्टैटिक में आपके पास लिमिटिंग होती है। फ्रिक्शन कहते हैं किसको है सर, जब कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर प्लेस की हुई होती है तो एक अपोजिंग फोर्स होती है उस बॉडी के अगेंस्ट जो उसको रोके रखी होती है, उस फोर्स को सर फ्रिक्शन कहते हैं। बहुत आसान सी उर्दू की डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर प्लेस की हुई होती है, लेट्स से अभी मेरा मोबाइल मेरे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मेरा मोबाइल अपनी जगह पर टिका हुआ है, ये एवी नहीं टिका हुआ, इसको एक फोर्स है जो उसको रोके रख रही है और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। अगर फ्रिक्शन में यहाँ से ले लूँ तो मेरा मोबाइल फिसलने लगेगा। सर यहाँ पे दो फोर्सेस और भी एक्ट कर रही हैं, जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बता देता हूँ। एक मेरे मोबाइल का वेट जो कि अर्थ की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रहा है, और एक टेबल जो इसको रोके रख रही है इसके अगेंस्ट। तो वो फोर्स जो मोबाइल लगा रहा है वो वेट है, और जो वो फोर्स जो टेबल इसको रोके रखने के लिए लगा रही है वो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा भाई, इस तरीके से आगे चल लेते हैं। तो हमारे पास वो फोर्स जो कि कोई भी बॉडी एक सरफेस के अगेंस्ट लगा रही होती है उसको आप फ्रिक्शन कहते हैं। इसके पास आपके पास दो टाइप्स होती है, ट्रांसलेशनल, एक होती है फ्लूइड। फ्लूइड आपके कोर्स में नहीं है, ट्रांसलेशन में मजीद दो फर्दर टाइप्स हैं, एक है डायनामिक और एक है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होती है रुकी हुई, साकित, और डायनामिक का मतलब है मूवमेंट, काइनेटिक, नाम से पता चलता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी रुकी हुई हो, रेस्ट पे हो, तब भी उस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रही होती है और उस फ्रिक्शन को आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कोई भी फ्रिक्शन जो कि किसी भी बॉडी को रोके रखने के लिए मैक्सिमम अप्लाई हो रही होती है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वो फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी को रोके रखने के लिए अप्लाई हो रही होती है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की अमाउंट जो कि किसी भी बॉडी को उसकी जगह पर रोके रखने के लिए लग रही होती है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। डायनामिक पे आ जाएं, अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही हो तो उस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन तो लगी रही होगी ना भाई, उसको आप स्लाइड कहते हैं। और अगर आप टायर लगा के उसको रोल कराना शुरू कर दो तो उसको आप रोलिंग कहते हैं। आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप स्लाइड भी कर रहे होते हैं, तो स्लाइड करने की वजह से अक्सर आपकी खाल वाल छिल जाती है, तो ये स्लाइड जो आपकी जो खाल छिलती है बेसिकली ये फ्रिक्शन की वजह से छिलती है। फ्रिक्शन कम करने की वजह से आपकी स्लाइड्स के ऊपर से एक पॉइंट दिया हुआ होता है जिसमें से पानी जा रहा होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, जिसकी वजह से आपको कोई चोट ना पहुंचे। तो ये बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, एग्जाम्पल भी दे दी। अच्छा भाई, इसके बाद फ्रिक्शन हो गई। अब आ जाए आपका टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं आपको इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दूंगा, डेरिवेशन और लफाजी आपको आपके नोट्स में ऑलरेडी मौजूद है, मुझे मजीद लिखवाने की ज़रूरत नहीं है।
इंक्लाइन प्लेन देखें, आपके पास दो किस्म की सर्फेसेज होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। इंक्लाइन प्लेन में आपको एक तीसरी सर्फेस दिखेगी जो कि दोनों के बीच की, एक तो हॉरिजॉन्टल तो है ही है, लेकिन एक ये वाली भी सर्फेस है, ठीक है। सर इंक्लाइन प्लेन की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका जो इंक्लाइन प्लेन है वो 0 नहीं होना चाहिए सर, और ना ही वो 90 होना चाहिए, बल्कि वो 0 और 90 दोनों के दरमियान में कहीं होना चाहिए। जो एंगल इसको आपको नहीं पता तो आपने कहा कि ये थीटा हमारा एंगल होगा। सर अगर 0 हो गया तब भी इंक्लाइन प्लेन नहीं है, और अगर 90 हो गया तब भी इंक्लाइन प्लेन नहीं है। सर ये तो हो गया इंक्लाइन प्लेन। और आगे बताएं इसकी एप्लीकेशन बता दें। कोई भारी ऑब्जेक्ट होता है ना यार, ऊपर से नीचे लाना होता है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो अक्सर इस इंक्लाइन प्लेन इस्तेमाल किया जाता था पहले। अब तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, मजीद मशीनरी वगैरह, लिफ्ट वगैरह आ गई हैं, तो इंक्लाइन प्लेन इतना काम नहीं आता, बट इसका मैकेनिज्म अभी हमारे कोर्स में है। सर एक चीज़ है, ये एक बात है कि इसके ऊपर आपने एक बॉडी प्लेस की, इस बॉडी का कोई वेट होगा जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा होगा, इसको हमने कह दिया W। आपको पता है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड वेट। तो वेट तो आपको पता है कि कहाँ पे कैसे एक्ट करता है, एकदम परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ करता है, तो ये तो आपके पास W हो गया। सर एक फोर्स, ये बॉडी जो आपने ब्लॉक प्लेस किया है ये प्लेन पे भी लगा रहा होगा, जो प्लेन भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा बेसिकली ब्लॉक के ऊपर, इसको रोके रखने के लिए, वो फ्रिक्शन है जो मैंने अभी ऊपर आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। और सर एक फोर्स प्लेन एक और लगा रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा मोबाइल मैंने टेबल के ऊपर रखा तो एक फोर्स तो मोबाइल लगा रहा है, वेट वो मैंने शो कर दिया W से, यहाँ पे ब्लॉक लगा रहा है एक फोर्स प्लेन भी लगा रहा है ब्लॉक को रोके रखने के लिए, वो फ्रिक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर रोकने के लिए, इधर वाली, ये वाली जो फोर्स है ये फ्रिक्शन है, और जो इधर ऑपोजिट इधर लगेगी वो उसकी नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको हम R से डोनेट करते हैं। सर ये कौन सी फोर्स आ गई? नहीं बेटा, न्यूटन का लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई फोर्स लगती है तो हमेशा दो रुख लगती हैं, एक इस तरफ और एक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बात याद रखना। लेकिन एक बात याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन इसने कहा है तो हमेशा इसके साथ दूसरी वाली फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आता है। ये चीज आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ोगे। सर ये जो W फोर्स लग रही है इसके बेसिकली एक चीज हट के समझा देता हूँ यहाँ से कोर्स से। सर ये जो W फोर्स है आपने पढ़ा है वेक्टर का रेजोल्यूशन ही कहते हैं ना, ठीक है। सर इसमें आपके पास थीटा एक एंगल होता है, आपके पास एक वेक्टर होता है जिसको आप रिजॉल्व करते हैं, यूं करके रिजॉल्व करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो सर एक यहाँ पे एक्स एक्सिस वाले को रिजॉल्व होने वाले को AX कहते हैं, वाई एक्सिस पे रिजॉल्व होने को AY कहते हैं। सर ये AX क्यों कहलाया, AY क्यों नहीं? बेटा इस वजह से नहीं कि ये एक्स एक्सिस है, एक तो ये रीजन तो ऑफकोर्स है ही है, लेकिन हम जिस साइड पर हमारा एंगल हम लेते हैं ना, उसी साइड वाले को हम AX का नाम देते हैं। अगर मैं एंगल इस साइड पे ले लेते हैं ना, और ये मेरा A होता, अब मेरा AX ये बन जाता और ये मेरा AY बन जाता। अच्छा भाई, अगर वीडियो के दौरान कहीं W या फिर A के ऊपर एरो लगाना भूल जाऊँ तो नाराज मत होना, वेक्टर के ऊपर एरो लगा दो तो लोग गुनाह कबीरा करार दे देते हैं, ठीक है। ये W हमारा ये भाई ये वेक्टर है, सर ने नहीं लगाया था। अच्छा भाई, तो अब इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स W जो है आपको दिख रहा है एक एंगल बना रहा है, ठीक है। कैसे बना रहा है सर एक एंगल, अभी बताता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन जो है, मैंने ज़रा सी डायग्राम में भंड मार दिया, इसको ज़रा सही कर देता हूँ पहले। सर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बेसिकली कुछ ऐसा होगा, ये मेरी बॉडी का सेंटर है, इससे थोड़ा सा यूं करके हाँ ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो सर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, सही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एंगल के साइड वाला एंगल वो जो होता है हमारे पास WX होता है, और उसके ऑपोजिट वाला ये जो ये है ये WY है। तो अब बेटा अब आपने कुछ नहीं करना है, इंक्लाइन प्लेन मैंने बहुत गंदी डायग्राम बनाई है, आपकी नोट्स में साफ सुथरी डायग्राम है, आप उसको देख लो, लेकिन आप मेरी बात समझ लो, मेरी बात बहुत अहम है। वो ये कि आपके इंक्लाइन प्लेन पे टोटल कितनी फोर्सेस हैं ये तो आपको पता होगा, ये बात भी आपकी नोट्स में लिखी, लेकिन फोर्सेस का काम क्या है ये बात शायद आपको ना पता हो। एक बात तो ये सबसे अहम चीज बेटा, यहाँ पे थीटा जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही है जो इंक्लाइन प्लेन को इंक्लाइन बना रहा है। अगर ये थीटा मैं 0 कर दूं या 90 कर दूं तो ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहेगा। दूसरी चीज ये सर, एक फोर्स तो ब्लॉक का वेट है जो कि लग रहा है, उसके मजीद दो कंपोनेंट्स हैं, या तो मैं W बोल दूं या फिर मैं WX या WY बोलूं, ठीक है। या तो मैं W बोलूंगा या ये इन दोनों को बोलूंगा, मैं एक साथ तीनों को नहीं बोल सकता, ठीक है, सही है भाई।
अच्छा भाई, इसके बाद क्या सीन है सर? एक फोर्स प्लेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जो कि स्मॉल एफ से फ्रिक्शन डोनेट कर रही है सर। एक फोर्स जो कि प्लेन लगा रहा है वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा भाई, ये आपके पास आपकी फोर्सेस हो गई। अब आ जाए सर इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन पे। बॉडी रेस्ट पे हो तो क्या सीन होगा? एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। मेरा मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, ये पे छोड़ो। अब कोई बंदा है टेबल, आप कहीं ना कहीं बैठ के अभी मेरा क्लास रिकॉर्ड ले रहे होगे, रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे होगे, टेबल पे बैठे हुए होगे, कुर्सी पे बैठे हुए होगे। नहीं, टेबल पे तो खैर नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठे हुए होगे, बिस्तर पे लेटे हुए होगे, या फिर ज़मीन पे खड़े हुए होगे। खैर, इन एनी ऑफ द केस आप कोई ना कोई फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे होगे, और जिस चीज़ पे आप बैठे, लेटे या खड़े हो, तो वो चीज़ भी आपके ऊपर कोई ना कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। कुर्सी की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आसान सी एग्जांपल है। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो मैं कुर्सी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। कुर्सी ने भी मुझको बर्दाश्त करने के लिए कोई फोर्स लगाए रखी है, जब भी तो मैं कुर्सी पे हूँ। अगर मैं कुर्सी पे ज़्यादा फोर्स लगा दूँ तो फिर मैं नीचे चला जाऊँगा, ठीक है। इसका मतलब सर ये है कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं स्टैटिक यानी कि इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट, ठीक है, मैं नहीं हिल रहा ना, मैं अपनी जगह पर हूँ। इसका मतलब कि जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब एक और भी है, जो फोर्सेस लग रही हैं वो जीरो हैं। अगर कोई एक फोर्स भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, यानी कि जीरो से ज्यादा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपके पास मूवमेंट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मैंने जो फोर्स कुर्सी पे लगाई है वो बराबर है वो फोर्स जो कुर्सी ने मेरे ऊपर मुझे रोकने के लिए लगाई हुई है। अगर मैं ज्यादा लगा दूंगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा, अगर कुर्सी ज्यादा लगा देगी तो कुर्सी मुझे ऊपर ले जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, इस बात से हमें बात पता चलती है कि जब भी हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो जीरो के बराबर होती हैं, ठीक है। अब आप देखें एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस कितनी है सर? एक वेट है जो कि एक्स एक्सिस पे लग रहा है और एक आर है नॉर्मल रिएक्शन, तो सर ये दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से सर एक बात है कि डब्ल्यू एक्स जो होता है वो बराबर होता है डब्ल्यू कॉस थीटा के। ये बात मैं आपको बस समझा दूंगा वेक्टर्स की, जब मैं आपको क्लास लूंगा या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, ठीक है। एक ये चीज़ एक्सप्रेशन निकल के आ गया, और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, इधर है एफ वाई ये रहा एफ वाई आपके पास, ठीक है। यानी कि वो फोर्स जो कि वाई एक्सिस पे लग रही है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। सर ये एक्सिस कहाँ से बन के आया? मैंने आपको बताया था थीटा वाली साइड पे एक्स एक्सिस बनाना है और जो उसके ऑपोजिट वो वाई बनाना है। अच्छा, तो हमारे पास देखें इस जो मैंने येलो से हाईलाइट किए कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और ये दोनों बराबर होंगी ना, जब भी तो बॉडी रुकी हुई, अगर कोई एक भी ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी नीचे आने लग जाएगी। तो सर डब्ल्यू वाई बराबर है फ्रिक्शन के, ठीक है सर। डब्ल्यू वाई बराबर होता है डब्ल्यू साइन थीटा के, और ये एफ, ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया। तो ये तो केस हो गया जब हमारे पास बॉडी रेस्ट पे होती है। व्हाट इफ अगर बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही हो? बॉडी स्लाइड्स डाउनवर्ड। इसका मतलब है सर अगर बॉडी नीचे आ रही है तो कोई एक फोर्स लाजमी ज्यादा है। मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूँ और मैं मुसलसल नीचे जाता रहूँ, इसका मतलब मेरा वेट ज्यादा है। हम पूरे अपने घर नॉर्मल रूटीन में फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, हमको पता भी नहीं होता। कोई बंदा अगर कुर्सी पे बैठा हुआ है, बल्कि छोड़ो, कोई बंदा लेटा हुआ है बिस्तर पे अकेले, सही है, और वो एकदम से नीचे जाता रहा है हल्के हल्के, इसका मतलब है हम कहेंगे भाई बिस्तर तुम्हारा वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स बंदा बिस्तर पे लगा रहा है वो ज्यादा है उस फोर्स की जो बिस्तर बंदे पे लगा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है अगर बॉडी स्लाइड्स डाउनवर्ड तो कोई एक फोर्स, गलती से बॉडी बोल दिया, कोई एक फोर्स ज्यादा है। सर कौन सी फोर्स ज्यादा हो गई? सर यहाँ खींचने के लिए डब्ल्यू वाई काम कर रही है और ऊपर ले जाने के लिए फ्रिक्शन काम कर रही है। तो ऑफ कोर्स बॉडी नीचे आ रही है तो डब्ल्यू वाई ज्यादा है, अगर ऊपर जा रही होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा है। आपको पता है ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर भी जा सकती है, मतलब खुद से नहीं जा सकती, ऊपर जाने के लिए खींचना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो सर इसका मतलब है कि डब्ल्यू वाई ज्यादा है फ्रिक्शन से। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब भी आपके पास ऐसे कहेगा ना कि बॉडी मूव्स फना डायरेक्शन, तो आपको हमेशा रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है। ये चौथी फोर्स है जो मैंने डिस्कस नहीं की थी, आप इसको एफ नेट कह लो,
एफ कह लो, एफ आर कह लो, या कोई भी नाम देना हो इसको आपको एफ से आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। डब्ल्यू वाई ज़्यादा है एफ से, तो यानी कि मैं डब्ल्यू वाई में से माइनस करूँगा एफ, ठीक है। जब आंसर जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर 0 के बराबर आ गया इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। सर कोई भी आंसर तभी 0 आता है जब वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और अगर कोई एक भी ज़्यादा होता है तो वो 0 नहीं आता, ये लो, ठीक है। तो सर आपके पास जो है वो f बराबर है डब्ल्यू वाई माइनस एफ के। सर f के बराबर होता है एम ए के, और सर w बराबर होता है एम जी, और डब्ल्यू वाई का फॉर्मूला होता है भाई w साइन थीटा, ठीक है। w की जगह पे मैंने लिखा एम जी, वेट इक्वल्स टू एम जी, और साइन थीटा अपनी जगह पे ऐसे ही रहा। तो सर मैंने वेट की जगह पे लिख दिया और साइन थीटा अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, माइनस एफ, m मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों से, दोनों के पास है तो मैंने दोनों को दे दिया, प्रॉपर्टी तकसीम, m से m कटा, क्या बचा, a इक्वल्स टू, मेरे साथ ही क्यों होता है, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। सर तो ये तो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब आपके पास सवाल में फ्रिक्शन हो। इनके सवाल में उसने बोला फ्रिक्शनलेस सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस या फिर आइडियल सरफेस जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर क्या करोगे, या फिर बोला ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंड है, बर्फबारी है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसने आपको सवाल में ऐसी लाइन बोल दी, ठीक है, लाइन करा दी उसने आपको और आपको पता चल गया यानी ये फ्रिक्शन हटा रहा है सवाल से, तो फिर आप ये करोगे कि आप एफ की जगह पर 0 पुट कर देना, तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो a इक्वल्स टू जी साइन थीटा हो जाएगा। और अगर उसने आपको बोल दिया जानी थीटा इक्वल्स टू 0, तो फिर जी साइन 0, और जी साइन 0 आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन भी 0। और अगर उसने आपको बोल दिया जानी थीटा इक्वल्स टू 90 यानी कि साइन 90, तो आपके पास ये हो जाएगा a इक्वल्स टू जी। ये तो मैंने आपको ड्राइव करवा दिया, ज़रा बता देता हूँ। उसने आपको थीटा 0 बोला ना, तो वैसे तो आपका फॉर्मूला ये होता है, थीटा होता है, उसमें मतलब थीटा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसी पे आ गया, तो ये बॉडी यूं है। अब ये कैसे मूव करेगी, ना ये इधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, तो एक्सेलरेशन कोई होगा ही नहीं 0। और उसने बोला मैंने थीटा को उठा के एकदम अलिफ एकदम सीधा कर दिया, तो जो बॉडी होगी वो धड़ से नीचे आएगी, सही है। तो जो धड़ से नीचे आ रही है ये किस स्पीड से आएगी, ये ग्रेविटी की स्पीड से आएगी, तो इस वजह से a इक्वल्स टू जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।